हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका मेज़बान अदनान मिर्ज़ा हाज़िर है। और आज के इस दिन हम इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो कि आजकल कुछ कॉमन होता जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसको आपने सुना होगा, इंसोम्निया और स्लीप एपनिया से भी रेफ़र किया जाता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ नियाज़ साहब, जो कि यूएस में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, इंटरनल मेडिसिन और स्लीप बोर्ड सर्टिफाइड हैं। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि ये जो टॉपिक है इंसोम्निया के और स्लीप एपनिया के, उसके बारे में हमें थोड़ा सा ये बताएं कि वो क्या है और उस पर थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात करते हैं ये इंसोम्निया और स्लीप एपनिया जो आजकल बहुत कॉमन है, इसका थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या है, किसको होता है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया जी। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितना बिगाड़ आता जा रहा है। आधी आधी रात लोग जाग रहे हैं जी। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ तालीम या कुछ ना कुछ नॉलेज जो मैंने हासिल की है वो लोगों को तक पहुँचाऊँ। हो सकता है इससे जो लोग फ़ायदा उठाना चाहें उठा सकें इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंसोम्निया कहते हैं स्लीप ना सोने को, है ना। और दो तरह के इंसोम्निया होते हैं बेसिकली, मतलब एकेडमिकली तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एक तो वो होते हैं जिससे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया। उसके मतलब ये होते हैं कि सोने के दरमियान आदमी चोक हो रहा है या ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है। बेसिकली जो टंग के पीछे का पार्ट होता है वहाँ पे ब्लॉकेज होता रहता है, ठीक है। ज़्यादातर ये मोटे लोगों में होता है, लेकिन और पतले लोगों में भी हो सकता है, ये एज्यूम ना कर लें। तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा इंसोम्निया आपने वैसे सुना होगा, बिलखुसूस लोग कहते हैं कि भाई मैं रात को सोया नहीं, मेडिकली हेल्थ वाइज बिल्कुल सही होते हैं। उसकी भी अपनी वैरायटीज़ हैं कि प्राइमरी है कि किसी कंडीशन की वजह से है। तो वो एक अलग कंडीशन, दोनों अलग अलग कंडीशन है। तो एक इंसोम्निया जो है जो आपके स्लीप ब्लॉकेज की वजह से, और एक इंसोम्निया वो है जो आपको नेचुरली नींद नहीं आती, यानी स्लीप के इनिशिएशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप सो ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किन किन एज ग्रुप्स में हो रहा है, इसमें कोई फ़र्क आता है कि बड़े होने चाहिए? हमने कहा कि मोटे और पतलों में थोड़ा सा, मोटों में ज़्यादा होता है, पतलों में कम, लेकिन होता है। तो इसमें एज का भी कुछ फैक्टर होता है? उसमें यकीनन एज का फैक्टर भी है, लेकिन बच्चों में भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन जनरली बच्चों के स्लीप एपनिया जो होते हैं ज़्यादातर वो किसी ना किसी मैकेनिकल ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, जैसे टॉन्सिल का बड़ा होना, एडेनॉइड्स का बड़ा होना, जो कि स्लीप को ब्लॉक कर रहे होते हैं, वो स्नोर करते हैं। तो उसमें सर्जिकली उनके टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स वगैरह निकलवा देते हैं तो सही जाते हैं। लेकिन अब बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, तो उनमें बग़ैर मतलब मैकेनिकल ब्लॉकेज के इंसोम्निया बहुत कॉमन होता जा रहा है। ज़्यादातर ये बड़े एजों में होता है। और क्यों हो रहा है ज़्यादातर, इसकी एक जो बुनियादी वजह है वो हमारी ओबेसिटी है, ठीक है ना। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिलरी और फ्रंट बोन का जो माल फंक्शनिंग है, इसकी वजह से भी इंसोम्निया हो जाता है। जैसे टीथ सही तरह से अलाइन नहीं करते, क्राउडेड टीथ हैं, और इसके अलावा दूसरे एनाटॉमिकल माल फंक्शन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ओबेसिटी की वजह से। अच्छा। जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो आजकल मेडिकल टर्म में उसको BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लेते हैं। पहले ये होता था वेट और हाइट को लेते थे, लेकिन ये भी 100% करेक्ट नहीं है। लेकिन एक प्रैक्टिकली ये डेफिनेशन यूज़ की जाती है, क्योंकि बहुत से जैसे एथलीट होते हैं जिनके प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो BMI उनका ज़्यादा होता है लेकिन वो 20 नहीं होते। तो जी एकेडमिकली क्लियर कर रहा हूँ कि ज़्यादातर BMI जिसकी 35 से ज़्यादा है, और उसको तो डेफिनेटली स्लीप स्टडी होनी चाहिए। लेकिन 30 के ऊपर जो है ये ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया का बहुत कॉमन है। अच्छा। अब आप
नॉर्मली कहेंगे कि भाई ये जैसे मैंने आपको कहा कि ओबेसिटी की वजह से हो रहा है। ओबेसिटी आपको पता है कि आजकल लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, और खानों में आप देखें कि हमारे खानों में अब जो है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, फ़ैट भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और इसके साथ साथ एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम से कमतर होती जा रही हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम उन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें घर से निकलना ही नहीं पड़े। तो इनएक्टिविटी है, फिर खाना हमारा बढ़ता जा रहा है, बिलखुसूस ऐसे खाने के जो कि वेट गेन करे। उसके अलावा चाय या कॉफ़ी भी अब ऐसी बनने लगी है कि जिसमें 200-300 कैलोरीज़ का हासिल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ओबेसिटी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। और एक जो दूसरी बात है वो हमारा देर से सोना भी एक प्रॉब्लम का हिस्सा है कि हम आधी रात के बाद सोने लगे हैं, क्योंकि आप नींद जो है अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में कहा है कि वजलना नौमकुन सबाता, कि हमने नींद जो है आपको आराम के लिए बनाई है। और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है क्योंकि जाला का जो लफ्ज़ यूज़ किया है कुरान में भी वो बड़ा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। क्योंकि एक ज़माने में अब से 50 साल पहले ये समझा जाता था साइंटिफिकली कि इंसान सोता इसलिए है कि इंसान थक जाता है और बॉडी फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती, यानी कि शट डाउन हो जाती है। लेकिन अब साइंस ने प्रूव किया नहीं, स्लीप का एक अपना मैकेनिज़्म है और अवेक का एक अपना मैकेनिज़्म है। जब आप रात को नहीं सोएंगे तो आप बहुत बड़ा अपना एक जो ब्लेसिंग है जिसे आप ताकत हासिल कर सकते हैं, अपने आप को आराम पहुंचा सकते हैं, वो डैमेज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ओबेसिटी बढ़ेगी। और एक ये चीज़ है कि साइंटिफिकली जब इंसान नहीं सोता तो ऐसे हार्मोन्स जैसे लेप्टिन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, ग्रोलिन का बढ़ जाता है। ग्रोलिन जो है, जैसा इंसान का पेट खाली होता है तो ग्रोलिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो इंसान को बेइंतहा हंगरी बनाते हैं। लेप्टिन कम होता है, वो इंसान को बेइंतहा हंगरी बनाता है। यानी एक तरह समझ ले कि इंसान सो नहीं रहा, रात को जाग रहा है, वो खा भी खूब रहा है, समझ रहे ना, तो उसकी वजह से और वेट बढ़ रहा है। उसकी वजह से फिर उसके होता है कि उसके अंदर जितनी भी आप नहीं सोते उसकी वजह से आप सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के मतलब ये होते हैं कि ऐसे हार्मोन रिलीज़ करते हैं बॉडी में जो कि आपकी शुगर को बढ़ाते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, सिंपैथेटिक हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, जब वो हार्मोन रिलीज़ होते हैं और वो फिर आपकी पैंक्रियाज के ऊपर इनहिबिट अफेक्ट करते हैं, यानी बीटा सेल के, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और इसके अलावा वो फैट या ये शुगर बढ़ती जाती है। तो आप सोचें कि एक आदमी जो कि रात में 50-100 दफ़ा उठा है स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से, उसका कोर्टिसोल कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जा रहा है। तो वो उसको कितनी शुगर बढ़ी होगी रात को, कितना हार्ट पे प्रेशर पड़ा होगा, फिर सिंपैथेटिक हार्ट में कार्डियक डिसरिथमिया भी कॉज करते हैं जी। और इसके साथ साथ उसको डायबिटीज़ होगी, उसके साथ साथ उसको हार्ट फेलियर होगा, अब इसके साथ साथ उसको डायबिटीज़ होगी, और दूसरे और मोटापे के साथ साथ आपको सैकड़ों कंडीशंस, आर्थराइटिस और जो भी आप उसके साथ लिंक कर लें जी। ये वजह है कि अमेरिका में हार्ट के पेशेंटों को तो कॉमनली स्लीप स्टडी करवा देते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो नहीं हो रही, डायबिटीज़ को भी होनी चाहिए टेक्निकली। पाकिस्तान में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है स्लीप स्टडी कराने का। जी 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 जी। तो यहाँ पर इंसान को एक तो ये कि पहली बात ये कि आप कह रहे हैं कि इंसान 50-60 दफ़ा जागता है, तो ये तो सिर्फ स्लीप स्टडी की बेस पे ही पता चल सकता है। नॉर्मली तो हमें याद नहीं रहता हम कितनी दफ़ा जागे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा मैं 50-60 दफ़ा जागा हूँ। तो वो आपने जैसे बताया कि वो स्लीप स्टडी होती है, तो यहाँ पर उसको किस तरह से डायग्नोज किया जाए कि आपको स्लीप एपनिया है और क्या कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया आपको कि यहाँ पे कैसे डायग्नोज करें। अभी तकरीबन 6 महीने पहले मुझे मेमन हॉस्पिटल ने भी बुलाया था, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है, और वहाँ पे मैंने स्लीप के ऊपर एक लेक्चर दिया था। तो उस लेक्चर सुनने के बाद उनकी मैनेजमेंट चाहती थी कि स्लीप लैब बनाया जाए, और मैंने उनको ऑफ़र की थी कि हम इंशाअल्लाह आपके साथ तावन करने के तैयार हैं, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब आपको स्लीप टेक्नीशियन चाहिए, जब आपके जो स्लीप कंडक्ट करे, तो इसको आपको स्लीप स्टडी का वो बनाना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्लीप स्टडी 2 तरह की होती है, एक इन लैब होती है, एक आप होम बेस भी कर सकते हैं।
लेकिन इन लैब जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आप EEG यानी ब्रेन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, कार्डियक को भी मॉनिटर कर सकते हैं, लेग मूवमेंट को भी, उसमें चैनल बहुत ज़्यादा होते हैं। होम स्टडी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 3-4 चैनल होते हैं, एक बेड लगा देते हैं, एक ओरोनेजल चैनल होता है और एक पल्स लगा देते हैं, एक आध चैनल और बढ़ा लें। जो नई नई होम स्लीप स्टडी आ रही है उसमें चैनल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आदमी खुद अपने बेड वेड लगा के स्लीप स्टडी करता है तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन वो उसकी भी अपनी इंडिकेशन है कि एक टिपिकल बंदे को आप कर सकते हैं। उसके लिए तो बनाना स्लीप स्टडी पड़ेगी। उसमें एक आम आदमी को जो कैसे डायग्नोस करते हैं उसका डायग्नोस का एक आसान तरीका है जो अमेरिका में यूज़ किया जाता है, आप इंटरनेट पे भी ले सकते हैं, स्टॉप बैंग क्वेश्चनर। ये मुख्तलिफ इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, ये येस और नो के आंसर होते हैं, और उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि मेल इज़ ए 1 रिस्क फैक्टर, और 55 ईयर्स के बाद के लोग एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। BMI मोर देन 35 रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह के उसमें 8 फैक्टर हैं। फिर मॉर्निंग हेडेक है, और उसके बाद आप कितने फ्रेश उठते हैं। अगर एक आदमी सुबह उठता है वो फ्रेश फील नहीं करता, सारा दिन ड्रैग करता है, बहुत सारी चाय पिए जा रहा है अपने आप को कंटिन्यूस करने के लिए, ठीक है, और उसको मॉर्निंग में हेडेक भी होते हैं, तो ये टिपिकल स्लीप एपनिया का पेशेंट है। इसके अलावा अक्सर वाइफ या हस्बैंड, ज़्यादातर ये मेल में कॉमन है, वाइफ बता देती हैं कि रात को सोते सोते स्नोर बहुत करते हैं। लाउड स्नोरिंग एक बहुत सिग्निफिकेंट साइन है इसका। उसके साथ बाज़ बार ये गैस भी करते हैं, सो उठ जाते हैं, एकदम से सडनली उठ जाते हैं जैसे सांस बंद हो रही है। जो सांस बंद हो रही है वो तो तकरीबन समझ लीजिए कि 100% ही या 99% समझ लें उसमें स्लीप एपनिया ही क्या होता है कि अगर स्नोर कर रहे हैं और फिर स्नोर होते होते सांस बंद हो गई और उड़ गए, तो ये फैक्टर है। तो उसको तो स्लीप होनी चाहिए। अब इसका तरीका यही है कि स्लीप स्टडी करनी चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और अगर प्रिवेंटिव मेजर करें कि ओबेसिटी को कम करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तो वो उन फैक्टर्स पे भी काम करेंगे, लेकिन स्लीप स्टडी का होना लाजमी मलज़ूम है। नॉर्मली एवरेज इंसान को वैसे तो सब कहते हैं किसको 6 घंटे की ज़रूरत होती है, किसी को 8 घंटे की स्लीप ज़रूरत होती है, तो एडल्ट में इस तरह वेरिएट करता है, लाइक कुछ कम कुछ ज़्यादा। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर लोग जो हैं देर तक जागते हैं, सुबह भी देर तक उठते हैं, तो वो उनको आपके ख्याल में मिलती होगी, उनकी जो क्वालिटी टाइम है स्लीप का वो मिलता होगा या? देखिए उसमें एक बात है कि याद रखें, जब बच्चा छोटा होता है तो 18-20 घंटे भी सो लेता है, ठीक है ना। फिर साइकिल जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है कम होती जाती है, ठीक है ना। जनरली हम तो रिकमेंड ये करते हैं कि 8 घंटे सोए, लेकिन उसमें होता ये है कि बहुत से लोगों को 8 घंटे की भी ज़रूरत नहीं होती, बिलखुसूस ख़वातीन को बाज़ वो 4-6 घंटे में भी फ्रेश होती हैं। उसका सिम्टम ये होता है कि सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि भैया तुम्हारा दिन कैसे गुजर रहा है, क्योंकि रात जो है वो दिन के लिए बनाई है। तो अगर सुबह उठने के बाद जैसे मैंने कहा कि वो फ्रेश नहीं फील करते, या हेडेक नहीं है, या स्नोर नहीं है, और दिन में वो एक्टिव हैं, तो अगर वो 6 घंटे भी सो रहे हैं तो इसके मतलब उनको सफिशिएंट स्लीप मिल गई है। क्योंकि स्लीप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो वो ये होती है कि स्लीप में नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है और रैपिड आई मूवमेंट होती है। यानी रैपिड आई मूवमेंट उस फेज़ को कहते हैं जिसमें हम ख्वाब देखते हैं, ठीक है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट को भी 3 स्टेजेस हैं, पहले 4 स्टेजेस थे, अब उन्होंने उसको रीडिफाइन करके 3 स्टेजेस कर लिया। जितने आप डीप स्लीप में जाते हैं उतनी अच्छी स्लीप होती है। जैसे बच्चे और यंग जो हैं ये स्टेज 3 में ज़्यादा जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है स्टेज 2 तक रहते हैं, स्टेज 3 में कम जाती है। ये वजह, और स्टेज 3 की स्लीप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी मेमोरी अच्छी होती है, ग्रोथ हार्मोन इसमें रिलीज़ होता है, आपकी स्टेबिलिटी आती है आपको। तो ये चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से लोग इसी वजह से हम मना करते हैं कि शाम को चाय नहीं पिए, ठीक है ना। ताज़ा कहते हैं हम तो कॉफ़ी पी के सो जाते हैं। अब होता क्या है कि कॉफ़ी पी के तो वो सो जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या उनकी स्टेज 3 अफेक्ट होती है? यकीनन अफेक्ट होती है। स्टेज 2 तक वो पहुंच पाते हैं, समझे ना। तो सोना तो एक आदमी जब बोलता है वो ये बोलता है कि मैं 8 बजे लेटा या 11 बजे लेटा और 6 बजे 7 बजे उठ गया, उसको ये नहीं पता कि इस दरमियान में उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं है ना। तो ये तो स्लीप स्टडी बताती है कि तुम 100 टाइम्स जो है उठे हो, तुमने लेग मूवमेंट भी थी तुम्हारे को
तुम जो है ब्रॉक्सिज्म यानी दांतों को भी ये कर रहे थे, और दूसरी मूवमेंट भी थी, कार्डिक डिसरिथमिया भी हमने देखा, तो उसको हैरत होती है, अच्छा ये सब चीज़ें भी थी। तो इसमें जो एक बात है याद रखें कि अपनी बेहतरीन स्लीप हाइजीन डेवलप करें, उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे उसको करें। लेकिन ये जो है क्लिनिकल है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी कह रहे कि मैं 8 घंटे नहीं सोया तो मैं नहीं सोया, बल्कि हम मना करते हैं कि इसको टाइम को वॉच नहीं करो, क्योंकि उसकी वजह से एक एंग्जाइटी डेवलप होती है, यार मैं तो 6 घंटे सोया, अब तो मैं काम ही नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकली वो आप अगर सुबह फ्रेश हो रहे हैं तो यू आर फाइन। सही। तो हैबिट्स क्या रखनी चाहिए आपके ख्याल में? एक तो आपने कहा कि रात को चाय नहीं पियो, उसके अलावा भी कुछ फूड के ट्रिगर्स होते होंगे, बिल्कुल। या आपने सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, या अगर खाना भी है तो ज़्यादा कोई मुरगन चीज़ें नहीं खाएं, इस तरह की कुछ? देखिए इसमें ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको स्लीप हाइजीन कहते हैं। स्लीप ट्रीटमेंट में सबसे इफेक्टिव जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है और स्लीप हाइजीन होती है। मैं थोड़ा सा स्लीप हाइजीन में बता दूं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर आदमी को उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्लीप हाइजीन क्या होती है कि आप अपनी स्लीप को कैसे अच्छा बनाएं। जैसे सोने से पहले गर्म पानी से शावर लेना, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर लो होता है जब आप सोने के लिए जाते हैं। गर्म पानी से शावर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर एकदम ड्रॉप होता है, आपको नींद अच्छी आती है, ठीक है। उसके अलावा बेडरूम के अंदर 15 से 20 मिनट सोने के लिए के अलावा आप वहाँ पे रुके नहीं। आप जैसे गए, आप लेट, ये लोग कहते हैं टॉस एंड टर्न, करवटें बदलता रहा और रात को नींद नहीं आई, तो नहीं बदलें, ये आप अपने अंदर एंग्जाइटी डेवलप कर रहे हैं, फिर आपको नींद और भी नहीं आएगी। और घड़ी भी ना रखें उसमें, क्योंकि आप 1 बज गया 2 बज गया और नर्वस होंगे। तो 15 मिनट और 20 मिनट, क्योंकि नॉर्मल आदमी 20 मिनट के अंदर सो जाता है। अगर आप 20 मिनट के अंदर नहीं सोएं तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप उस कमरे को छोड़ दें, छोड़ के आप बाहर जाके किसी रिलैक्स जगह में बैठ जाएं। कोशिश करें कि लाइट नहीं ऑन करें, कोशिश करें कोई स्क्रीन ना देखें, किसी किस्म का टेलीविज़न है या कंप्यूटर है या सेल फोन है, और कोई ऐसी एक्टिविटी भी ना करें, रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अगर आपको कुछ पढ़ना भी है तो बोरिंग चीज़ें पढ़ें, जैसे टेलीफोन बुक पढ़नी शुरू कर दी जो कि आपको बिल्कुल बोर करे। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेगी आपके सीन में डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अब फिर नींद आ रही है, फिर जाके लेटें, फिर 15-20 मिनट में नींद नहीं आई, फिर आप बाहर चले जाएं। इस स्लीप हाइजीन से बड़ा स्लीप की इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है हम खाना जो है, आपने कहा, क्योंकि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो है ये एक कॉमन फैक्टर है जो कि ट्रिगर करता है स्लीप की डिस्टर्बेंस के लिए, यानी स्लीप ना होने की वजह से। तो खाना आप कम से कम 4 घंटे पहले खा लें, 4 से 6 घंटे, ताकि खाना पेट से बिल्कुल रिलीज़ हो जाए, और कम खाना खाएं। पर्टिकुलरली जो लोगों का बेली निकली हुई होती है, ओबीस लोग होते हैं, उनमें गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो उनको तो और भी एहतियात करनी चाहिए। तो हाँ, खाना आप जो है 4-6 घंटे पहले वह स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा एंग्जाइटी डेवलप ना करें। एंग्जाइटी डेवलप करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है टाइम को मत देखें। आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें कि नींद जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है। जैसे खाना है, अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, तो क्या होगा, शाम को खा लूँगा। शाम को भूख नहीं लगी, सुबह खा लूँगा। लेकिन जब हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, अरे मैं तो सोया नहीं, काम कैसे करूँगा, तो और इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। आपको नींद नहीं आ रही, बाहर जाके बैठ जाए। तो एक तो ये स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिस करें। फिर रूम जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, आवाज़ वगैरह ना आए कि बाहर लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, आप सो रहे हैं, ज़ाहिर है आप सो नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करें। स्लीप हाइजीन वैसे इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे अब इसका इलाज किस तरह से होता है इन चीज़ों का? अगर आपको लाइक आई एम श्योर इसमें भी होता होगा कि भाई अगर कोई बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड है तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है किसी किस्म का? देखिए स्लीप के जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया है जी, इसका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक इंसोम्निया इसके अलावा है अदर देन ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया, ठीक है ना। अब क्योंकि हम ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी हुआ तो इंसोम्निया विदाउट ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया पे भी बात करेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया जो होता है, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज की वजह से हो रहा होता है, ठीक है ना, टंग के पीछे का पार्ट रेट्रोफेरेंजियल एरिया में। वो क्या सुन हो जाता है या कुछ? नहीं, वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स हो जाता है। वो क्या होता है कि जब वो प्रेशर उसको इतना ज़्यादा करते हैं ना, तो वो प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आप जब साथ लेते हैं ना, ये पैसेज इनका स्मॉल होता है, ठीक है, और इस स्मॉल होने की वजह से जब वो ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो वो, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल होता है, वो बंद हो जाता है। तो उसके लिए एक तरह की हम कहते हैं कि एयर सिलिंग लगाते हैं,
यानी एयर के अंदर प्रेशर इस तरह से रखते हैं कि उसको बंद नहीं होने दें, उसको सी पैप, बाई पैप और दूसरे वगैरह आप यूज़ करते हैं। सी पैप कंटिन्यूस एयरवे प्रेशर आप यूज़ करते हैं, उसमें इन्हेलेशन का एक प्रेशर होता है, एक्सहेलेशन का एक प्रेशर होता है। जब आप फ़र्ज़ कीजिए इनहेल किया है तो उस वक्त आप 15, 16, 14 जो टाइट्रेशन स्टडी में आया है वो डालते हैं, लेकिन जो एक्सहेल में 0 तक नहीं लाते, 4, 6 पे रख देते हैं। यानी कि जब एक्सहेल आप कर रहे हैं, सांस को निकाल रहे हैं, निकालते के लिए 0 की जगह वो 4 प्रेशर पे इतनी सी ओपनिंग रखेगा, वो फिर वो खुल जाएगा। तो बेसिकली वो एक स्लिंग का काम कर रहा है जो कि बंद नहीं होने दे रहा। सही है, ठीक है ना। ये सी बाई पैप जो है वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसमें दोनों को प्रेशर को इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। इंस्पायरेटरी प्रेशर भी 14-15 होता है, तो एक्सपायरेटरी प्रेशर 17-18 होता है। वो ज़्यादातर मोर टेक्निकल चीज़ों की कार्डियक प्रॉब्लम में, जिसकी इन स्पाइट ऑफ सी पैप ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही, फिर बाई पैप को ट्राई करते हैं। सही सही। चलिए डॉक्टर साहब, आई मीन इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। इंशाल्लाह आई होप कि हमारी ऑडियंस ने इस लेक्चर से या इस इंटरव्यू से जिनको ये चीज़ें हो रही हैं वो एटलीस्ट उसके लिए कोई रेमेडियल मेजर्स ले सकें। होपफुली अगर कोई इंशाल्लाह आपके पास और कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक पे, आप हमें भेज सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर बाद में मुलाकात होती है किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान अदनान मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्पेशल